हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जो 12th क्लास का कोर्स चल रहा है उसमें ये हमारा अगला लेक्चर है और हम अब तक जो पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। अब डिटर्मिनेंट के बारे में हमने लास्ट जो वीडियो में पढ़ा था वो था कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम डिटर्मिनेंट के थ्रू। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट से बहुत आते हैं क्वेश्चंस और आपने देखे भी होंगे। आप देख के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वो क्या है, वो सर टॉपिक ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ठीक है। तो इक्वेशन मतलब समीकरण, सिस्टम मतलब एक निकाय। तो जो रैखिक समीकरण है ना, उनका क्या एक निकाय, मतलब उनको सिस्टम बना हुआ है, मतलब कई सारे इक्वेशंस होंगे, उनसे हमें वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई जेड जैसे मान लो वेरिएबल्स जो दिए हों उनकी। और अब तक जो हम इनको पढ़ते थे ना वो कैसे पढ़ते थे, मान लो आपको वेरिएबल दिए हैं दो और दो इक्वेशंस दिए हैं, तो आप क्या करते थे कि मतलब उनमें से उनको मतलब किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके उसके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट कर देते थे या ऐड कर लेते थे और फिर वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर उसको दूसरे वाले में रख देते थे किसी इक्वेशन में, तो आंसर्स आ जाते थे। अब तक हमने किया, लेकिन अब हम डिटर्मिनेंट के थ्रू, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इनके एप्लीकेशन के थ्रू हम उनके जो इक्वेशंस है ना उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें यही करना है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो एक सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन लेके आना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपको दिया है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ऐसे जा रहा है। ठीक है, और भी मतलब और भी इक्वेशन है, मान लो जैसे आपको पता होगा वैसे तो, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 3 दिया है। तो आप क्या करते थे कि ठीक है इसको 2x बना लेता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इसमें से ये माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गया, 2y में से y गया तो y इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5। फिर ये y की वैल्यू किसी एक में रख देते थे और आंसर आ जाता था, यही तो करते थे। लेकिन अब हमें कुछ और नया पता होना चाहिए जिससे हम मतलब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सीखना है हमें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, मान लो जैसे A कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें क्या होता था A11 A12 A13 है ना, ऐसे करके A1n तक जाता था ये। ठीक है, फिर अगला क्या सेकंड रो होती थी, तो A21 A22 A23 ऐसे ही करते करते A2n तक जाता था ये, और फिर ऐसे ये चलते जाते थे। देखो इधर क्या कॉलम चेंज हो रहा है, n1 A n2 ऐसे करते करते ये यहाँ चल के ANN तक आ जाता था, है ना। n बाई n का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता था। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाता था, ये एक मैट्रिक्स है। आप जितनी वैल्यू अगर 3/3 का लोगे तो ये आएगा, 2/2 का लोगे तो ये आएगा, ऐसे ही तो होता है। ये एक जनरलाइज्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो अब हमें करना क्या है कि ये हमें मदद करेगा किसमें, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू निकालने में। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ आपको। अब देखो मान लो अब इनका कुछ सोल्यूशन होगा, जैसे मान लो आपको दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 6 और 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 7, कुछ भी दिया है, मान लो ऐसे दिया हुआ है। तो देखो अब हमें करना क्या है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है कि ax इज इक्वल टू b। b यहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे, x यहाँ पे वेरिएबल है। वो कैसे है वो भी हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। अब ये इक्वेशंस दी होती हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये इक्वेशंस है ना, इन ऐसे ही इक्वेशंस होंगे, उनको ही तो सॉल्व करना है हमें। इनटू हमारा जो होगा वो होगा x1 x2 x3 ऐसे करते हुए xn तक जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स होंगे और इधर जो होंगे हमारे वो सॉल्यूशंस होंगे, b1 b2 b3 ऐसे करते हुए bn तक। अब देखो ये हमारा a है, ये x है, ये b है, यहाँ से आया ax इक्वल टू b। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी इसमें,
मतलब मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे मान लो, ठीक है। ये वेरिएबल्स होंगे आपके जो पता करने, यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस होंगे, जैसे इक्वेशन के उधर की साइड दिया होता है ना कांस्टेंट वो, ठीक है। तो बी आपका सॉल्यूशंस है, ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा एक, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ से एक्स के मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, ए को इधर ले जाओगे, तो ए को इधर कैसे ले जाओगे, बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू क्या लाओगे, ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपको याद आ गया होगा यहाँ से कि देखो ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इन्वर्स निकालना तो मुझे अच्छे से आता है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना, मैट्रिक्स वाले में कई सारे मेथड पढ़े थे, तो इन्वर्स निकालना तो मुझे आता ही है, और ये मुझे दिया ही होगा, ये निकालना है। तो मैं इन्वर्स, अगर ए दिया है तो उसका ए इन्वर्स निकाल के इसमें वैल्यू रख दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। इससे पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि जो सॉल्यूशंस होंगे वो किस टाइप के होंगे, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो होगा कैसा, तो देखो अगर किसी मतलब ए एक्स इक्वल टू बी जो आपका है उसमें जो ए है उसके लिए ए जैसे मैट्रिक्स है एक, ठीक है, तो उसका क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, है ना। अगर वो जीरो आता है तो क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है मैट्रिक्स, ये तो आपको पता ही है। और अगर ये नॉन जीरो आता है तो ये नॉन सिंगुलर हो जाता है ना। अब आपको ये भी पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता है, इन्वर्स नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आप जैसे ही मॉड ऑफ ए से डिवाइड करोगे ना एडजॉइंट ऑफ ए को तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो सॉल्यूशन का मिला आपको, है ना। और इसमें अगर नॉन जीरो है तो आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये दो बातें पता है। तो हमें ज़रूरत तो यहाँ पे भी इन्वर्स की पड़ी है। अब जब इन्वर्स की ही ज़रूरत पड़ी है और इन्वर्स ना हो हमारे पास, इन्वर्स कब नहीं होगा, जब आपके पास क्या ना हो, मॉड ऑफ ए, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना हो। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है, ये भी तो हो सकता है, या फिर नॉन जीरो आए, तो देखो जब ये लिख लेना साथ में, जब जीरो आती है ना तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और जब नॉन जीरो आता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहले तो हमें यही पता हो कि जो सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो है कैसा, तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इसमें ए के लिए हमारा अगर उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आया तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं बना। और एक होता है हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब नॉन जीरो आए, ठीक है, ये नॉन जीरो होगा तभी तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे, उसका बी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब समझ आ गई होंगी, आई होप आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब पहले हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिनमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंटी सॉल्यूशन की क्या है वो जानेंगे। एक बार वो क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर उसमें एक्स वाई जेड जो भी मतलब वेरिएबल हमारे दिए होंगे उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जैसे मान लो पहला क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी से हमने इस बार क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये 4.6 है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि x + 2y इज इक्वल टू 2 और 2x + 3y इज इक्वल टू 3। अब हमें ये बताना है इसके बारे में कंसिस्टेंसी है या नहीं, है ना, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। चलो चेक करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ना, x के इसमें और इसमें y का, इसमें x का इसमें y का, उनका बनेगा आपका a, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे x के में 1 है, यहाँ पे y का क्या है 2, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। आगे आपका ये आपका क्या है a मैट्रिक्स, और फिर आपका जो b है ना, वो सॉरी x है, वो क्या है x और y जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, इज इक्वल टू में आपका क्या दिया है b 2 3। तो जो मैंने ax इक्वल टू b लिखा था वो यही तो था, ये a है आपका, ये x है, इज इक्वल टू b, है ना। तो a इंटू एक्स इक्वल टू b आ गया आपका ये। अब मान लो यहाँ से आपको x निकालना हो तो वो क्या होगा, a इनवर्स b, ठीक है, a इधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा उसका। तो हमें a मिल गया ना। इनके कोफिशिएंट जो होते हैं ना इक्वेशंस के, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो 2 इक्वेशन हो गए ना, एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है वो, ठीक है। तो इनका अब ये a मिल गया। अब इस a का क्या करना है, हमें इस a का निकालना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 2 3,
तो ये क्या आया 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। क्या ये जीरो है? नहीं, ये जीरो नहीं है। तो देखो ये जीरो नहीं है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। जीरो होता तो नॉन इनकंसिस्टेंट होता ना। तो मॉड ऑफ ए क्या है आपका? नॉन जीरो, विच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो ये क्या हुआ फिर? ये सॉल्यूशन कैसा हुआ? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इतनी आई होप आपको बात क्लियर होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो और क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं। तो आप ये नोट डाउन कर लो एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो तो साथियों अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं फिर जानते हैं हम कि एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आए। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए है जो आपका, वो क्या हो? जीरो आ जाए, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x + 2y x + 3y इज इक्वल टू 5 और 2x + 6y इज इक्वल टू 8। 2x + 6y इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले ax = b के फॉर्म में लिखना है इसको। तो a हमारा क्या होगा? a लिख लो पहले। चलो तो a होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, फिर इसका 2 और इसका 6। ये आपका मॉड ऑफ a आ गया। अब ax = b के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 6। ये तो a हो गया। x में क्या है आपका? x और y, जो कैपिटल X था। और b में क्या है? 5 और 8। तो ये देखो ax = b का फॉर्म बन गया। x y इसके, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये मल्टीप्लाई में ना, आप मल्टीप्लाई करना भी जानते हो। तो इसका ऐसे रो वाइज और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो निकल के यही आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ये इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 3 2 6। तो 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। जब आपका मॉड ऑफ ए ही इक्वल टू 0 आ गया और आपको पता है कि ए इनवर्स क्या होता है आपका? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जब ये 0 आ गया, डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट नहीं हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट हो गया तो सॉल्यूशन कहाँ हुआ? हमारा सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा फिर हमें। इसलिए ये कैसा हुआ? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको अब दोनों चीज़ें क्लियर होंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब 3/3 के कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं जिसमें 3 इक्वेशन हो। तो जैसे क्वेश्चन है x + y + z इज इक्वल टू 1 और 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2। 3y + 2z इज इक्वल टू 2। और अगली इक्वेशन है ax + ay + 2az। ax, a कोई कांस्टेंट है, ठीक है। ay + 2az इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अभी तक 2 इक्वेशन में डील कर रहे थे, अब कितने में कर रहे हैं? 3 में। तो 3 में कर रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है? हमें 3/3 का भी तो सॉल्व करना आता है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है? हमें a बनाना है सबसे पहले। तो a हमारा क्या होगा? इसका कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। इसमें रो 2 में देखोगे तो इसका 2 है, 3 है और 2 है, 2 3 2। अब a 2a, a 2a, ये आपका a आ गया। और जो x आया आपका कैपिटल, वो क्या आएगा? x y और z। और जो आपका कैपिटल b आएगा वो क्या होगा साथियों? वो होगा आपका 1 2 और 4। ये 1 2 4 जो सॉल्यूशन है वो, तभी तो आप लिख पाते हो ax इज इक्वल टू b। तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे और इज इक्वल टू ये, तो इक्वेशन यही वाली आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हमें इसके लिए चेक करना है कि ये मतलब हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? हमें वहीं पता लग जाता है कंसिस्टेंट है या नहीं, जब आप मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हो इसके। तो आप जैसे ही मॉड ऑफ ए करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 1 2a
1 3a और 1 2 2a। एक्सपांड कर लो तो 1 6a और -2a, -1 इसको और इसको छोड़ोगे तो 4a -2a, 4a -2a प्लस 1। अब इसको और इसको छोड़ोगे तो 2a -3a, 2a -3a। तो आई होप आपको ये अब क्लियर होती जा रही होंगी सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका, 6 में से 4 गया तो वो 2 गया तो 4a, और ये देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, लेकिन माइनस का आगे तो -2a। और ये कितना बचा आपका, 2 में से और ये -1, इसको और इसको छोड़ेंगे तो 2a माइनस और 1 के लिए 2a -3a, ठीक है जी। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, लेकिन माइनस का, तो माइनस का a बचा यहाँ पे, तो ये क्या रह गया 4a -3a। तो ये क्या रह गया a। क्या a 0 है हमारा, नहीं है अभी, है ना, 0 तो a बोला नहीं है, a 0 होगा तो ये हमारा 0। अब a की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं, है ना। मतलब अभी a आया आपका, ठीक है, अब a तो कांस्टेंट है, अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप, है ना। अगर उसने बोला होता कि a क्या होगा तो एक अलग बात थी, है ना। तो हमारा एक कांस्टेंट है जो 0 नहीं है यहाँ पे, मान लो जब 0 नहीं है तो क्या हो गया, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया, है ना। और ये 0 आ जाता हमारे यहाँ पे तो क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से और फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है जी। चलिए तो आप नोट डाउन कर लो इसको, तब तक हम, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके फिर इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको जो एनसीईआरटी में और क्वेश्चंस दिए हैं उन सबको ट्राई करना आपका यही है। अगर यहाँ पे हमें कंसिस्टेंट मिलेगा, इनकंसिस्टेंट मिलेगा, इसकी कंडीशंस आपको पता ही है, ठीक है। जब 0 मतलब जो मॉड ऑफ ए है वो हमें 0 मिल जाए ना, जब 0 मिल जाए तो आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, इनटू उसका b से मल्टीप्लाई करोगे, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर 0 के इक्वल आता है तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये भी चीज़ थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब x, और अब तक तो हम यही चेक कर रहे थे केवल कि x की मतलब इस ax = b के लिए ये सॉल्यूशन जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो हमने ये सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू थोड़ा गुजर के आगे के और स्टेप्स हैं उनको सीखेंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब हमारा अगला है क्वेश्चन कि 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7, 3x - 5y = 7। अब देखो आपको दो लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, तो आप पहले क्या करते थे बचपन में कि इनको मतलब बस एक कोफिशिएंट बराबर किया और उसको मतलब सब्ट्रैक्ट या ऐड करके घटा दिया या काट दिया, और फिर जो बचा उसमें से वहाँ की एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू निकाल ली। लेकिन अभी हमें, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें ये काम करना है ना। और अभी हमें इस्तेमाल करते हुए काम करना है तो हमें फिर बनाना आना चाहिए। तो हमें पता है, हमें फॉर्म तो पता ही है ना, सोल्यूशन हमें फॉर्म पता है कि ax = b होता है। क्या होता है, ax = b, जहाँ पे जो a है आपका वो ये जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। तो मतलब x1 की जगह पे ये 4 है x का कोफिशिएंट यहाँ पे, और ये -3 है, फिर आपका ये 3 है और ये -5 है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, मॉड ऑफ ए, सॉरी मतलब मैट्रिक्स आ गया ये। अब मान लो आपको चाहिए x क्या होगा आपका, तो x में आपके वेरिएबल्स देखने हैं, तो ये x है एक वेरिएबल, एक y है, कैपिटल X है, ठीक है। और जो b है वो सॉल्यूशंस होते हैं, वो क्या है आपका 3 और 7, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या फॉर्म बन गया, ax = b। अच्छा ax = b जो बना उसकी वैल्यू रख लेते हैं अब हम। a की वैल्यू क्या है हमारी
4 माइनस 3 और 3 माइनस 5 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू सॉल्यूशंस की वैल्यू, वो क्या है हमारा 3 और 7। ठीक है, तो ये ए एक्स इक्वल टू बी हो गया ना, ये ए ये एक्स ये भी। अब हमें चाहिए क्या, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए यहाँ से। वो ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई एक तरफ रखते हैं, इसको इधर पहुँचाते हैं। इसको इधर पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 माइनस 3 माइनस 5, ये इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा इंटू 3 और 7। ये आपका इन्वर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इन्वर्स हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अब ये देखो इसका इन्वर्स, ये हमारा ए की वैल्यू तो है, तो इसका अलग से फिर क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स निकालना पड़ेगा। और जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो चलो इन्वर्स निकालते हैं इसका। तो ये हमारा जो 4 3 माइनस 3 और माइनस 5 ये है ना, इसका पहले क्या करना पड़ेगा, ये ए के इक्वल है तो पहले मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जिससे चेक करना पड़ेगा ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस 5 तो माइनस का 20 माइनस, लेकिन ये माइनस का पहले से है तो माइनस 3 इंटू 9, 3 इंटू 3 9, तो ये माइनस का 11 हो गया, विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की ही वैल्यूज आती हैं, है ना। अब कंसिस्टेंट है तो चलो एक्स और वाई की, अब कंसिस्टेंट है तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो हमें निकालनी पड़ेंगी। तो हमें पता है कि हम एडजॉइंट कैसे, मतलब जो ए इन्वर्स होता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा आपका, इसका क्या बोलते हैं, ये जो है ना इसका मतलब कोफैक्टर और माइनर का जो पैटर्न बना के उससे सॉल्व करते हैं, तो मैं भी पता है ये बात। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं। मान लो जैसे C11 निकालना है आपको, तो -1 की पावर 1 + 1 और C11 के लिए ये क्या हो जाएगा -5, तो -5, तो ये -5 आ गया। ठीक है, अब C12 निकालना है। ठीक है, 1 2, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो ये 3 आ गया, लेकिन ये -1 की पावर 1 + 1 1 + 2 इंटू प्लस का 3, तो ये -3 हो गया। अब C21 निकालना है, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू, अब इसको और इसको छोड़ेंगे तो -3 आ गया ये, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। और C22 निकालेंगे अगर, ये सब तुम्हें निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये 4 आ गया, तो ये प्लस का 4 हो गया। तो जो आपको मिला ना ये C11 C12 C21 C22, इनको एक मैट्रिक्स में रखेंगे पहले हम। ठीक है, और यहाँ से क्या निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालेंगे। तो पहले इसको एक मतलब मान लो C एक कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, तो वो क्या बना C11, तो -5 और ये -3 और ये 3 और ये 4, ये बना। जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना, एडजॉइंट ऑफ ई, वो होगा C का ट्रांसपोज। तो C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो -5। ठीक है, और माइनस का वो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। कैसे हो जाएगा, अरे ये जो कॉलम है उसको रो बना दो और ये वाले कॉलम को भी इस रो में बदल दो। ठीक है, तो अब ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो हमारा जो ए था वो क्या था, एक सेकेंड, देखो हमारा जो ए था ना, हमारा ए जो था वो क्या था 4 3 -3 -5, तो अब ये हो गया है -3 -5 -3 3 4। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। अब तुम्हें पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये रहा आपका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दो, तो -5 और 3 और ये हो जाएगा आपका -3 और 4। ठीक है, अब ए मॉड ऑफ ए का डिवाइड कर रहे हैं, तो मॉड ऑफ ए क्या आया था आपका -11, तो इसका डिवाइड कर दो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/11। अलग अलग हर एक एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस का 3/11 हो जाएगा, ये प्लस का 3/11, ये माइनस का 4/11। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब हमें तो फॉर्मूला पता है ना कि x की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो देखो b की वैल्यू 3 और 7 दी है, ये रही,
और ए इनवर्स ये रहा। इसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ाई हुआ है कि ए एक्स इक्वल टू, वो एक्स इक्वल टू ए वी होता है ना, एक्स इज इक्वल टू ए वी, सॉरी एक सेकेंड, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू तो हमें पता है ना, वो रही हमारी 5/11 माइनस 3/11 और ये 3/11 और माइनस का 4/11 इंटू बी। बी की वैल्यू तो ये रही 3 और 7, 3 7। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने को इसका मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी x और y, पहले से ही पता है आपको, ऊपर देखोगे एक बार तो, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये ऐसे रो वाइज और ये कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगा। तो 5 × 3/11 और माइनस का 3 × 7/11 ये हो गया। अब ये रो का इस कॉलम से हो गया, अब इस रो का इस वाले कॉलम से करेंगे तो 7 × 3/11 और माइनस का 4 × 7/11। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15/11 माइनस 21/11 और ये 21/11 माइनस 28/11। ये किसकी है, ये x और y का वैल्यू आया अपना। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना। और आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। 11 आपका क्या है एलसीएम, तो 15 माइनस 21 और ये आपका 11 आपका एलसीएम हो गया तो 21 माइनस 28। और ये x और y की वैल्यू है। ठीक है, तो 15 में से 11 गए तो कितने बचे, 6 बचे। तो 6/11 मतलब 6/11, ये माइनस का 7/11 आ गया, है ना। तो देखो अब x, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, x y इक्वल टू ये आया, तो यहाँ से x की वैल्यू ये हो गई और y की वैल्यू ये होगी कंपेयर करने पे। तो x इक्वल टू 6/11 एंड y इज इक्वल टू माइनस का 7/11। ठीक है, तो हमें यही वैल्यू वैसे निकालना जानते थे हम, अब हमें इसे मैट्रिक्स के थ्रू निकालना सीख लिया, डिटरमिनेंट के थ्रू। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो और कोई डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो आप। टेलीग्राम है हमारा ओपन अकेडमी FZD, और वो ओपन अकेडमी एकेडमिक वाला है, उसको ज्वाइन कर लेना आप। एकेडमिक उसमें मैं सारे वीडियोज़ के लिंक वगैरह और सारी चीज़ें, जो भी कंटेंट वगैरह होता है, सारी चीज़ें हम डालते हैं। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल गई इसकी। तो अच्छा ये देखो एक सेकंड, ये थोड़ी गलती हो गई है हमसे। इसमें गलती ये हुई है कि सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ, गलती हुई है। देखो ये तो 3 × 3 है ना, तो 7 नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया है। ये 3 × 3 है तो ये प्लस का 9/11 आएगा ना, ये 9/11 आएगा, है ना। तो ये कितना बचा फिर, माइनस का 19 बचा फिर। तो यहाँ पे ये आपका बचा 9 माइनस 28, तो माइनस का 19/11 आएगा ये, तो माइनस का 19/11, ये सही कर लेना आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये 3 × 3 9 होता है, हमने गलती से 7 लिख दिया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारा पहले तो कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं, वो कंसिस्टेंट है या नहीं। जब कंसिस्टेंट है तब आगे बढ़ेंगे उसके, फिर हम चेक करेंगे कि उसकी वैल्यूज़ क्या क्या होंगी। उसका एक ये तरीका है कि x इक्वल टू A इनवर्स B से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, A इनवर्स निकालना हमें आता ही है अच्छे से। A इनवर्स निकालने के बाद हम क्या है, बस मल्टीप्लाई करना है B से जो भी सॉल्यूशंस है उनसे, तो x की वैल्यू जो भी वेरिएबल्स हैं x y z मान लो कितने भी, उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था 2/2 का क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल्स के लिए था ये, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। अब हम आगे बढ़ेंगे तब हम करेंगे 3/3 का, मतलब 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे और हम आगे की वीडियोज़ में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।